आपको पीएचडी के लिए एडमिशन लेनी है और आपने कोई भी नेशनल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं की है, ना ही नेट, ना ही सेट, ना ही कोई जेआरएफ, और आपको इस बात की टेंशन हो रही है कि आपको फंडिंग कहाँ से मिलेगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको नहीं पता है तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक स्कीम है जो कि वाइस किरण, ये महिलाओं के लिए जो पीएचडी करना चाहती है उनके लिए फंडिंग है। इसमें ना तो नेट की जरूरत है, ना किसी और नेशनल एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एडमिशन लेके आपको ये फंडिंग मिल सकती है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, आपको एग्जैक्टली मंथली सैलरी जो स्टाइपेंड है वो कितना मिलेगा, प्रपोजल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए प्रपोजल में, और प्रपोजल के अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो भी, उसके भी स्क्रीनशॉट्स आपको मिलेंगे। आपको अप्लाई कैसे करना है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इन सारों की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले तो फंडिंग आपको 5 साल के लिए मिलेगी और आप किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए किसी डेडलाइन या किसी पर्टिकुलर डेट की जरूरत नहीं है। तो आते हैं सब्जेक्ट्स की तरफ। कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें एडमिशन लेके पीएचडी के लिए आपको ये फंडिंग मिल सकती है? फिजिकल एंड मैथमेटिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, लाइफ साइंसेस, अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मुद्दे की बात करते हैं तो आपको मंथली स्टाइपेंड कितना मिलेगा, आपकी एग्जैक्ट सैलरी क्या होगी, तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो अभी जो नॉर्म्स है उस हिसाब से आपको पहले 2 साल 37,000 और उसके बाद 43,000 मिलेगा, और हाउस रेंटल अलाउंस भी मिलेगा। हाउस रेंटल अलाउंस जब कैलकुलेट होता है तो वो लोकेशन के हिसाब से होता है, वो एचआरए का अमाउंट कभी भी नोटिफिकेशन में नहीं होता है। अगर वेबसाइट पे दिया है कि एचआरए मिलेगा तो आपको मिलेगा, कितना अमाउंट है वो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद आपका जो भी लोकेशन है उस हिसाब से आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको 1 लाख पर ईयर ऐसे 5 सालों के लिए रिसर्च ग्रांट मिलेगा, और इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड चार्जेस, मतलब आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, पीएचडी के लिए एडमिशन ले रहे हो, उसका भी बेनिफिट होगा। उसके लिए भी इंस्टीट्यूट को कुछ चार्जेस मिल जाएगा डीएसटी की तरफ से। वो अब अमाउंट क्या होगा वो डीएसटी नॉर्म्स के हिसाब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से होगा। तो ऐसा कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप एलिजिबल होते हो इस पीएचडी एडमिशन फेलोशिप के लिए? तो पहली बात तो ये है, इट इज सोली फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। तो अगर आप महिला कैंडिडेट हो तो आप एलिजिबल हो, पुरुषों के लिए ये स्कीम नहीं है। आप अगर पीएचडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हो, अभी तक आपने नहीं लिया, तो आप ये फेलोशिप अवेल कर सकते हो, प्रोवाइडेड इसके 6 महीने के अंदर आपको पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है। दूसरी बात, अगर आपने एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हो तो भी आप एलिजिबल हो। ये ध्यान रखें कि पीएचडी के 2 सालों के अंदर आपको इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करना है। अगर आपके 2 साल हो चुके हैं एडमिशन डेट से तो आप एलिजिबल नहीं हो। एमएससी या एमटेक, कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री, बीटेक, एमफिल, एमटेक, ये कोई भी डिग्री, मतलब जो मास्टर्स लेवल का है तो वो अप्लाई कर सकता है। अगर आपने बीटेक किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एज ब्रैकेट है वो 27 to 45 इयर्स होगा। तो अगर आप इस एज ब्रैकेट में आते हो तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप SC ST कैटेगरी में हो, अगर आप ऑलरेडी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में हो, अगर आपका कोई परमानेंट जॉब है ऑलरेडी, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। मैं जब भी किसी भी फेलोशिप का वीडियो बनाती हूँ मुझे हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि एप्लीकेशन भरते टाइम एरर आ रहा है, इस कॉलम में क्या फिल करें, उस कॉलम में क्या फिल करें, इसका कोड क्या लगाएं। तो ये सब मैं अभी सॉल्व करने वाली हूँ। एक एक करके मैं सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगी जिसकी आपको जरूरत है ये फाइल करने में। ये जो भी डॉक्यूमेंट है उसका डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसका टेंशन नहीं है। सबसे पहले तो जब आप डॉक्यूमेंट ओपन करते हो गाइडलाइंस होंगी, तो उस गाइडलाइंस में एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, स्टाइपेंड, वो सब डिटेल्स होंगी, कैसे सैंक्शन होगा, सब कुछ। उसके बाद प्रोफॉर्मा स्टार्ट होता है। तो पहला पन्ना जो है सो सब्जेक्ट कोड, मैंने 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिखाए हैं। वो सारे सब्जेक्ट्स के एक एक कोड है और इसमें वो सारे कोड्स हैं। तो आपके एप्लीकेशन में आपको किस फील्ड में पीएचडी के लिए एप्लीकेशन भरना है तो उसका कोड आप पहले लिखेंगे। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में एक स्टेटमेंट होता है कि आपने पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा है और आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है ये करेक्ट है,
क्योंकि जब ये एक्सेप्टेंस के लिए जाएगा तब ये सारी चीजें वेरीफाई होगी। तो अभी भी मार्क्स जो भी है और आपका मार्क्स, क्वालिफिकेशन, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, ये सारे एक पेज पे लिख देना ताकि एप्लीकेशन भरते टाइम कोई गड़बड़ ना हो। अगला सेक्शन जो है वो है जनरल इंफॉर्मेशन, मतलब आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, फैमिली की डिटेल्स, आपके क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अगर आपने पीएचडी के लिए एडमिशन लिया है कि नहीं, और लिया है तो उसका प्रूफ चाहिए, ऑफर लेटर चाहिए। ऐसे ही लिया है, इंटरव्यू आंसर किया है, उससे काम नहीं होगा। अगर आपको पीएचडी के एक्सेप्टेंस मिला है तो कोई तो मेल, कोई तो प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने पीएचडी के लिए एडमिशन आपको मिल गया है। और अगर नहीं मिला है तो डेफिनेटली आप ना लिख सकते हैं। अगर आपके कोई पब्लिकेशंस हैं तो वो आप डाल सकते हैं इसमें, उसकी डिटेल्स। पब्लिकेशंस जरूरी नहीं है, बिना पब्लिकेशन के भी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर है तो इसमें वो डिटेल्स डाल सकते हैं। अगर आपने पीएचडी के लिए एडमिशन ली है तो सुपरवाइजर का नाम क्या है, कौन, उसके डिटेल्स कौन से फील्ड में है, और आप जो भी काम करने वाले हो उसका 500 वर्ड्स, मतलब 500 वर्ड्स टिपिकली एक A4 शीट उतना हो जाता है। तो इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। 500 वर्ड्स का आपका समरी चाहिए कि आप 5 साल में क्या करने वाले हो। सेक्शन ए में जनरल इंफॉर्मेशन हो गया, आपका डिटेल्स। सेक्शन बी में डिटेल में जाएंगे आपके प्रोजेक्ट के बारे में। इसमें भी आपके सुपरवाइजर के डिटेल्स, राइट फ्रॉम उनका बर्थ डेट और सब कुछ डिटेल में आपके प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मेथोडोलॉजी, वर्क प्लान, ये सारे हेडिंग्स आपको लगेंगे। उसके बाद का जो डॉक्यूमेंट आता है वो सर्टिफिकेट बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, कि वो सर्टिफाई करते हैं, वो मानते हैं कि आप इस साइंटिस्ट के अंदर वर्क करने वाली हो और आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। ये लेटर फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट वो चाहिए होगा। उसके बाद कंसेंट एंड लेटर फ्रॉम द मेंटर, आपके जो भी सुपरवाइजर होंगे उन्होंने भी लेटर लिखना होगा कि ये जो फॉर्मेट है उसमें लिखना है कि वो आपको एक्सेप्ट करते हैं अपने स्टूडेंट के हिसाब से, और वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे टोटल ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी के लिए, जो 5 साल के लिए है वो। उसके बाद ये रहेगा फॉर्मेट, आपके मेंटर, आपको जो भी सुपरवाइज करने वाले हैं उनका बायोडाटा चाहिए। उस बायोडाटा में क्या क्या चाहिए ये सब इस डॉक्यूमेंट में लिखा है, तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो और देख सकते हो। अगली बात वो ध्यान रखने वाली है ये कि इस डॉक्यूमेंट के अलावा आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो पहली बात, जो भी मैंने अभी डिस्कस किया है वो सब फिल करके एक कॉपी डॉक फॉर्मेट में और एक कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में, ऐसे 2 कॉपीज चाहिए। हाई स्कूल सर्टिफिकेट, हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट वो भी चाहिए। अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हो तो SC, ST या फिजिकली हैंडिकैप्ड का जो भी सर्टिफिकेट आपको लगेगा वो रखना। पीएचडी रजिस्ट्रेशन लेटर, अगर आपको ऑफर लेटर आया है, आप एक्सेप्ट हो गए हो, आप यस लिखते हो कि आपको पीएचडी के लिए एडमिशन मिला है, तो ये कंपलसरी। लेटर फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कॉन्सेंट लेटर और बायोडाटा, ये सब मिला के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने हैं। तो पोर्टल पे रजिस्टर करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लो ताकि लास्ट मिनट कोई रश ना हो और आप आराम से अपनी फेलोशिप ले सके। मैंने ये तो बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं, पर कहाँ अपलोड करने हैं, कौन सी वेबसाइट पे करने हैं। तो पहले तो ये देख, DST की ऑनलाइन DST वेबसाइट है, उस पे आप रजिस्टर करेंगे और आपको मोबाइल या ईमेल पे OTP आएगा, उस हिसाब से आप रजिस्टर करके लॉगिन कर सकते। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप इंस्टीट्यूट के डिटेल्स और अपनी डिटेल्स डालिए। जब आप सबमिट प्रपोजल पे क्लिक करते हैं तो वो आपको एक टैब पे ले जाएगा, उसमें आपको प्रपोजल के डिटेल्स, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हैं वो आपको अपलोड करने होंगे। जब आप फाइनेंशियल सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको 4,44,000 इस हिसाब से 37,000 पर मंथ ये चार्जेस ऑलरेडी फिक्स किए हैं, वही आपको भरने हैं। HRA भी आपको कितना कैलकुलेट करना होगा, 0% है, 8% है, 9% है या 27% है, वो आपको ऑलरेडी वो स्क्रीन पे आ जाएगा। रिसर्च ग्रांट 1 लाख और इंस्टीट्यूट ओवरहेड 50,000 पर ईयर, ये अमाउंट्स याद रखना क्योंकि ये सब आपको फिल करना है फॉर्म में। अगर आपका इंस्टीट्यूट PFMS इसका रेसिपिएंट है, प्राइम मिनिस्टर्स फेलोशिप फॉर रिसर्च, अगर आपके इंस्टीट्यूट के पास PFMS कोड है, वो कोड क्या होता है वो आप एडमिशन ऑफिस में पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर है तो वो फिल कर देना, अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़। आपने सारे डिटेल्स भरे हैं कि नहीं, ये चेक करने के लिए सबसे पहले तो प्रीव्यू बटन दबाएं और उसमें आपको सारा
डॉक्यूमेंट दिख जाएगा कि आपने सही किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो बैक जाके आप फिर से एडिट करके फिल कर सकते हैं। लास्ट, जब आप श्योर हो कि आपने सब कुछ लिखा है और क्लियरली लिखा है तो आप सबमिट कर सकते हो। अभी आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो उसमें भी 2 स्टेजेस है। फर्स्ट है प्रिलिमिनरी स्टेज, मतलब आपका जो भी प्रपोजल है उसमें आपका सिलेक्शन होगा सेकेंड स्टेज के लिए। अगर वो अच्छा है, नॉवेल्टी है और सारे प्रपोजल्स के जो भी टिक मार्क्स है वो टिक करता है, तो वो आपको सेकेंड स्टेज तक लेके जाएगा। सेकेंड स्टेज में आपका इंटरव्यू होगा सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी। ये एक पैनल होगा, आपको बुलाया जाएगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और जो फाइनल डिसीजन होगा वो इंटरव्यू के हिसाब से। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे भी कमेंट में बता सकते हो। मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ये एक बहुत ही अच्छा जरिया है अगर आपको पीएचडी के लिए फेलोशिप चाहिए तो। रिसर्च ग्रांट 1 लाख रुपीस पर ईयर मिलता है आपके फेलोशिप के अलावा। ये तो आपको नेट या और कोई नेशनल एंट्रेंस क्लियर करने के बाद भी नहीं मिलेगा। ये बात का भी थोड़ा ध्यान रखें। और ये जो फेलोशिप है वो 5 साल के लिए है, 3 या 4 साल के लिए नहीं। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो इसके लिए जरूर अप्लाई करना। और आप अगर नेट की तैयारी कर रही हो, तैयारी जारी रखिए। पर इसके साथ अगर आपको पीएचडी के लिए एडमिशन लेने का मन कर रहा है तो ये एक बहुत ही अच्छा जरिया है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।